ऋत्विक अपनी पत्नी सपना और अपनी 8 साल की बेटी जूही के साथ अपने नए घर में दाखिल होता है। ऋत्विक, ये घर थोड़ा अजीब नहीं है? सपना ने अपने पति ऋत्विक से कहा। अजीब? कहाँ अजीब है? अरे कितना तो अच्छा घर है यार। क्यों जूही, बेटा तुम्हें कैसा लगा ये घर? ऋत्विक ने अपनी बेटी जूही से पूछा। नहीं पापा, मुझे भी ये नया घर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। हम वापस अपने पुराने घर में क्यों नहीं रह सकते? जूही ने पूछा। कहाँ बेटा, कितना अच्छा तो घर है। अब हम उस पुराने घर में नहीं जाने वाले हैं बेटा। देखो तो इस घर में कितने सारे कमरे हैं। देखो देखो, ऋत्विक ने जवाब दिया। फिर भी ऋत्विक, अगर तुम्हारा ट्रांसफर नहीं होता तो हमें अपना पुराना घर नहीं छोड़ना पड़ता और ना हमें इतनी परेशानी उठानी पड़ती। सपना ने ऋत्विक से कहा। ओफो, अब मैं भी क्या कहूँ सपना, भला ट्रांसफर मेरे हाथ में थोड़ी है। अब चलो जल्दी से सामान रखना शुरू करो, चलो चलो। और सपना जूही के साथ सामान रखना शुरू कर देती है। तभी उन्हें घर में एक कमरा नजर आता है जिस पर बड़ा सा ताला लगा है। अरे, इस कमरे की चाबी तो हमारे पास नहीं है। अरे कोई नहीं, मैं अभी से खोल देता हूँ, ऋत्विक ने कहा। लेकिन पूरी ताकत लगाने के बाद भी ऋत्विक उस कमरे के दरवाजे को नहीं खोल पाता और इस कमरे को खोलने का ख्याल भी अब अपने मन से निकाल देता है। उसके बाद नए घर में कुछ दिन ऋत्विक और उसकी फैमिली के अच्छे दिन गुजरे। लेकिन एक रात जूही को भूख लग जाती है और कुछ खाने के लिए किचन में जाती है और वो देखती है कि किचन में पहले से ही कोई 8-10 साल की लड़की फ्रिज के सामने खड़ी होकर कुछ खा रही है, जिसके पूरे शरीर पर ब्लेड के निशान बने हुए हैं और जिससे खून रिस रहा है। जूही उसे देख बिल्कुल डर जाती है और जोर से चिल्लाती है, मम्मी, पापा। जूही की चीख सुनकर ऋत्विक और सपना वहां आ जाते हैं और पूछते हैं, अरे क्या हुआ बेटा, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? जूही उन्हें उस लड़की के बारे में बताती है, पर उसकी बात पर वो यकीन नहीं करते और इसे उसका वहम कहकर टाल देते हैं। अगले दिन जूही खेलते खेलते उस बंद कमरे की तरफ चली जाती है और देखती है कि उस कमरे का दरवाजा खुला हुआ है जिस पर मोटा ताला लगा हुआ था। जूही बिना कुछ सोचे कमरे के अंदर चली जाती है और देखती है कि कमरे में एक अलग ही तरह का बड़ा बॉक्स रखा है। तभी उस बॉक्स से एक अजीब सी आवाज आनी स्टार्ट हो जाती है, जैसे कोई उस बॉक्स में कैद है और वो उस बॉक्स को अंदर से अपने नाखूनों से खरोच रहा है। जूही एकदम डर से कांपने लग जाती है और जैसे ही वो कमरे से बाहर जाने लगती है, कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। जूही डर के मारे जोर से चीखती है, मम्मी, मम्मी। जूही की आवाज सुनकर सपना भागी भागी वहां आती है और इतने में कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। जूही, तुम यहाँ इस कमरे में कैसे आई? इसका दरवाजा तो बंद था ना? जूही ने रोते हुए कहा। वो मम्मी, वो बॉक्स, उस बॉक्स में कोई है। चुप हो जा बेटा, रोते नहीं, कोई नहीं है इस बॉक्स में। जूही को चुप कराकर सपना बॉक्स को खोलती है और देखती है कि बॉक्स में किसी के नाखूनों के निशान बने हुए हैं। सपना भी उन निशानों को देखकर एक बार को तो बिल्कुल डर जाती है। तभी जूही रोते हुए सपना को कहती है, मम्मी, मुझे कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। दिखाओ बेटा, क्या हुआ? सपना जैसे ही जूही की कमर को देखती है तो हैरानी से उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जूही के कमर में एक जख्म बना हुआ है, जैसे किसी ने ब्लेड से उसके स्किन को चीर दिया हो। पर यह बात सपना जूही को नहीं बताती और कहती है, अरे बेटा, ये कुछ नहीं है, छोटी सी खरोच है, ऐसे ही लग गई होगी। अब तो सपना को भी इस बात पर थोड़ा यकीन होने लग गया कि उसकी बेटी जूही इस घर के बारे में सही कहती है। शाम को ऋत्विक जब ऑफिस से घर आता है तो ये सारी बात सपना ऋत्विक को अपने बेडरूम में बताती है। आज तुम्हें पता है जूही के साथ क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे वो रोती हुई उसी कमरे में मिली जिसे खोलने के लिए तुमने पूरी ताकत लगा दी थी, और जूही की कमर पर एक ब्लेड का जख्म भी बना हुआ है। व्हाट रविश सपना, ये कैसी बातें कर रही हो तुम?
अब जूही बच्ची है, खेलते कूदते हुए कहीं चोट लग गई होगी, और क्या। और फिर वो कमरे का दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया? ओफो सपना, अब तुम ये मत कहना कि तुम भी जूही की बातों पर विश्वास करने लगी हो। बोलो। सपना इस बात पर कुछ नहीं बोलती और मुंह बना लेती है। लगता है मेरी डार्लिंग मुझसे नाराज हो गई है। अरे रे, कितना बड़ा मुंह फुलाया हुआ, एकदम गोल गप्पे की तरह। और इतना कहकर ऋत्विक सपना का हाथ पकड़ लेता है। सपना कांपते हुए कहती है, रुको ना, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। अरे क्या हुआ डार्लिंग, हम जिस दिन से इस घर में आए हैं तब से तुमने मुझे पास आने का मौका ही नहीं दिया। चलो अब आओ मेरे पास। और इतना कहते ही ऋत्विक रूम की लाइट बंद कर देता है। अगले दिन जूही स्कूल के क्लासरूम में बैठी होती है और तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसे खिड़की से देख रहा है। जैसे ही जूही खिड़की की तरफ देखती है, उसे खिड़की में वही निशानों वाली लड़की दिखाई देती है। और जैसे ही जूही उस लड़की को पास से देखने के लिए क्लासरूम से बाहर आती है, तभी वो लड़की फिर गायब हो जाती है। अरे, वो अभी तो यहीं थी, अब एकदम से वो कहाँ गायब हो गई? जूही को अब हरदम यही एहसास होता है कि मानो कोई हर समय उस पर नजर बनाए हुए है और वो हमेशा उसी के साथ रहता है जहां कहीं भी वो जाती है। जूही ये सारी बातें अपनी मम्मी और पापा को बताती है, लेकिन उसकी मम्मी और पापा उसकी बातों पर यकीन नहीं करते। पर इस बार फिर से जूही के हाथ पर एक और पहले जैसा ही जख्म बन गया और जूही वो जख्म अपने मम्मी और पापा को दिखाते हुए कहती है, नहीं पापा, मैं झूठ नहीं बोल रही। सच में मुझे एक लड़की दिखाई देती है जो मेरे साथ खेलने के लिए कहती है, और जब मैं उसे मना कर देती हूँ तो वो मुझे ये जख्म देकर चली जाती है। जूही के हाथ पर जख्म देखकर अब ऋत्विक भी डर जाता है और कहता है, सपना, आज रात से जूही हमारे साथ सोया करेगी। ठीक है। सपना, मुझे लगता है जूही को पुराना घर छोड़ने की वजह से कोई दिमागी बीमारी हो गई है, इसीलिए मुझे लगता है कि इसे किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाना चाहिए। क्या कहती हो? पर ये जख्म की लकीरें जो हर दूसरे दिन इसके हाथ पैरों पर आ जाती है, उसका क्या? सपना, तुम्हें नहीं पता, लेकिन दिमागी बीमारी में कोई कुछ भी कर सकता है। अगले दिन सपना और ऋत्विक जूही को एक साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाते हैं, जहां साइकोलॉजिस्ट जूही के बहुत सारे टेस्ट करता है, लेकिन उसे जूही में किसी भी बीमारी का पता नहीं लगता। आखिर में साइकोलॉजिस्ट जूही को हिप्नोटाइज करके उससे सवाल पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? जूही किसी और की आवाज में जवाब देती है, मेरा नाम रिया है। और ये कहकर जूही जोर जोर से हंसने लगती है और पूरे कमरे में उसकी आवाज गूंजने लग जाती है। और अगले ही पल जूही का शरीर बेड से उठकर हवा में तैरने लग जाता है और कमरे की लाइट्स ऑन ऑफ होना शुरू हो जाती है। ये देखकर साइकोलॉजिस्ट के साथ साथ ऋत्विक और सपना सभी के पसीने छूटने लग जाते हैं और वो डर से कांपने लगते हैं। अब उनको विश्वास होता है कि जूही हमेशा से सच बोल रही थी। घर आने के बाद जूही अपने पापा और मम्मी को एक आईना उठाकर कहती है, ये देखो पापा, ये है वो लड़की जो मेरे कमरे में रहती है। ऋत्विक और सपना जैसे ही आईने में नजर डालते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। आईने में उन्हें वही शैतानी साया नजर आता है जो ठीक उनकी लड़की के सर पर बैठा हुआ है। ये देखकर ऋत्विक और सपना बहुत डर जाते हैं और ऋत्विक तभी एक तांत्रिक को घर लेकर आता है। तांत्रिक घर में घुसते ही बोलता है, शैतानी साया है इस घर में, महसूस कर सकता हूं मैं। तभी तांत्रिक अपनी जेब से एक नींबू निकालता है और उसे जमीन पर रख देता है। नींबू अपने आप गेंद की तरह लुढ़कता लुढ़कता उस कमरे के आगे जाकर रुक जाता है और उसका रंग लाल हो जाता है। कमरे को देखकर तांत्रिक कहता है, इस कमरे में उस साये का वास है, हमें इस कमरे की सारी चीजों को आग लगानी पड़ेगी। तांत्रिक की बात मानकर ऋत्विक कमरे की सारी चीजों को घर से बाहर निकालकर आग लगा देता है और उस बॉक्स के जलने के साथ साथ जूही के शरीर के वो निशान गायब हो जाते हैं। फिर तांत्रिक उन्हें बताता है कि इस घर में तुमसे पहले एक लड़की अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी, जो उस पर बहुत ज्यादा जुल्म किया करती थी। वो उस बच्ची को बॉक्स में बंद कर दिया करती थी
और लड़की को टॉर्चर करने के लिए उसके शरीर पर ब्लेड से जख्म बना दिया करती थी। और एक दिन उस सौतेली माँ ने उस लड़की को छत से धक्का देकर मार डाला। बाप रे! लेकिन बाबा, इन सब से जूही का क्या लेना देना था? उस बच्ची को कभी माँ बाप का प्यार नहीं मिला और वो जूही के शरीर पर कब्जा करके माँ बाप का प्यार हासिल करना चाहती थी। इसीलिए लड़की की सच्चाई जानकर ऋत्विक और सपना को बहुत दुख हुआ और कुछ दिनों के बाद ही वो इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले जाते हैं। Thanks for watching Scary Drive. Please like, subscribe and share with your friends.